आदिम पुरुषों के लिए पत्नी ढूंढना कितना आसान था। उन्हें बस एक लड़की को डंडे से बेहोश करना होता था, फिर उसे घसीटकर गुफा में ले जाकर उससे शादी करनी होती थी। नतीजतन आदिम जनजाति का हर पुरुष लोगों को बेहोश करने की कला में पारंगत था। एर्न्यू अकेला अपवाद था। वह जनजाति का सबसे मशहूर असफल व्यक्ति था, जो मन ही मन सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार करता था। लेकिन लड़की ने उसे सिर्फ एक करीबी दोस्त माना और प्यार से एक मादा गोरिल्ला से उसकी पत्नी के रूप में मिलवाया भी। यह देखकर कि एर्न्यू सचमुच किसी और प्रजाति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, एर्न्यू के पास उसे खुद सिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था कि किसी लड़की के सिर पर कैसे वार किया जाए। अपनी प्यारी लड़की को आगे बढ़ने के लिए आतुर देखकर एर्न्यू ने चुपचाप अपनी छड़ी उठाई और उसे गिरा दिया। दुर्भाग्य से उसकी ताकत उसे बेहोश करने के लिए बहुत कमजोर थी। हालांकि इस हरकत ने उसे किस्मत का साथ दिया। आखिरकार उसने बहादुरी से अपना असली रूप दिखाया। सब कुछ साफ हो गया। बड़े भाई द न्यू ने अचानक लड़की को डंडे से बेहोश कर दिया और विजयी भाव से उसे घसीट कर ले गए। एर्न्यू स्तब्ध रह गया। अगले कुछ दिनों में वह बस द न्यू और उस लड़की को अपना स्नेह प्रदर्शित करते हुए देख सकता था। अकेला और दुखी महसूस कर रहा था। एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और उसका बूढ़ा दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया, अपनी छड़ी उठाई और उसे जोर से मारा। लड़की गिरकर मर गई। लेकिन आदिम जनजातियों में जहाँ एक भी दुर्लभ होता है, मृत्यु का अर्थ अक्सर एक अच्छा भोजन होता है। सभी ने बड़े चाव से खाया। एर्न्यू ने चुपचाप स्वादिष्ट भोजन अस्वीकार कर दिया। अगले दिन उसे इतनी भूख लगी कि वह मछली पकड़ने नदी की ओर दौड़ा। दुर्भाग्य से वह भाला भी स्थिर रूप से नहीं पकड़ पा रहा था। दान्यू ने एक कान के आकार की मछली पर वार किया। सुंदर महिला उत्साह से उस पर झपटी, यहाँ तक कि उसे मच्छर भगाने वाली दवा भी दी। इससे पता चलता है कि भोजन कितना दुर्लभ था। हताशा में नेता सभी को शिकार पर ले गया। एर्न्यू हटे कटे आदमियों के बीच अलग दिख रहा था, छोटा और दुबला पतला। उसने बार बार पीछे हटने की कोशिश की, जिससे नेता इतना क्रोधित हो गया कि उसे गोली मारने का मन करने लगा। जब वे अपनी शिकार योजना पर चर्चा कर रहे थे, एक सांप चुपचाप एर्न्यू की पतलून में घुस गया। एर्न्यू तुरंत कांप उठा, मानो उसे पार्किंसंस रोग हो गया हो। बाकी लोग उसे हैरानी से देखते रहे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे से एक खूंखार हाथी गुजर रहा है। सांप से बचने के लिए एर्न्यू ने अपनी ऊनी पतलून उतार दी। पतलून पहने एकमात्र आदिम व्यक्ति होने के नाते एर्न्यू को बड़े सांप ने डांटा, जिसने उसकी पतलून भी उतार फेंकी। एर्न्यू ने पतलून का पीछा किया। एक चट्टान से नीचे उसका पीछा करते हुए सभी उसे मल के एक विशाल ढेर में गिरते देखने के लिए दौड़े। एर्न्यू ने गलती से मल से एक खोपड़ी बाहर खींच ली। ऐसा लग रहा था कि उस जीव ने किसी इंसान को खा लिया हो। नेता ने सुझाव दिया कि वे उसे फिर से महसूस करें। ऐसा लग रहा था कि उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। एर्न्यू को एहसास हुआ कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते और जाने के लिए मुड़ा। वह सिर के बल एक विशालकाय जानवर से टकराया, जिसने उसे पूरा निगल लिया। सभी ने भालों से हमला किया और विशालकाय जानवर तुरंत मारा गया। फिर एर्न्यू को पीछे से बाहर निकाला गया। विशालकाय जानवर का वध करने वाले योद्धा के रूप में द न्यू कबीले में लौट आया और उस सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। एर्न्यू गुफा के बाहर उदास भटक रहा था। अचानक दूसरे कबीले का एक जासूस वहां पहुंचा। एक पत्थर उठाकर पीछे से चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एर्न्यू द्वारा लापरवाही से फेंकी गई एक हड्डी से वह बेहोश हो गया। नेता, जो एक अनुभवी योद्धा था, ने बड़े कबीले के इस भूत प्रेत को तुरंत पहचान लिया। वह जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था और उसके उद्देश्य का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ जरूरी थी। जासूस बंधा हुआ और जिद कर रहा था कि कोई भी यातना उसे बोलने पर मजबूर नहीं करेगी। फिर एर्न्यू ने अपने जूते उतारे और एक पंख से उसके पैरों को गुदगुदाया। जिद्दी जासूस ने तुरंत हार मान ली। पता चला कि वह नेता की हत्या करने की योजना बना रहा था, ताकि बड़ा कबीला आसानी से हमला कर सके। एर्न्यू को जासूस की रखवाली का काम सौंपा गया था। ना समझ, वह जासूस की भूत प्रेत शक्तियों को बहुत पहले ही भूल चुका था। जासूस ने एक बड़ा चूहा देखा। उसकी आंखें अचानक हरी हो गईं, जिससे चूहे से उसका संबंध स्थापित हो गया। उस आदमी के होठों से एक अजीब सी आवाज निकली। चूहा, मानो उसकी बात समझ गया हो, तेजी से एक पेड़ के पीछे भागा और रस्सी को कुतर दिया। एर्न्यू अभी भी अनजान बनकर बड़बड़ा रहा था। पलटा और खुद को जासूस के सामने पाया। जासूस भाग गया, लेकिन युद्ध टाला नहीं जा सका। दोनों समूह जल्दी से एक खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। युद्ध आसन्न था। एर्न्यू ने देखा कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति परिचित लग रहा था। यह एक सुंदर महिला थी, जिसने पुरुष का वेश धारण किया था। जब लड़ाई शुरू हुई तो सुंदर महिला बहुत शक्तिशाली थी। इस बीच एर्न्यू अपना चश्मा जमीन पर ढूंढ रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार कर रहे थे। एर्न्यू को आखिरकार अपना चश्मा मिल गया, लेकिन उसने नेता को जमीन पर पड़ा देखा। उसके पास केवल उसका सिर बचा था। दुश्मन नेता ने सुंदर महिला को पकड़ लिया। एर्न्यू ने तुरंत नेता को मार डाला। उसने दा न्यू को सुंदरी के पकड़े जाने की सूचना दी, लेकिन दा न्यू ने तुरंत पूरी तरह से पीछे हटने का आदेश दिया। सुंदरी को ले जाते देख वह पलायन का नेतृत्व करने के लिए जनजाति में लौट आया। कोई भी पकड़ी गई सुंदरी को बचाना नहीं चाहता था। दा न्यू के पास महिलाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एर्न्यू उनसे प्यार करता था। इसलिए उसने कबीले को छोड़कर अकेले ही उन्हें बचाने का फैसला किया। एक लंबी यात्रा के बाद उसे अपनी
अपनी बेटी के कबीले के सदस्यों ने पकड़ लिया। कबीले का नेता चाहता था कि अर्न्यू वहीं रहे और संतान पैदा करे, लेकिन वह उस खूबसूरत महिला को बचाने के लिए जुनूनी था। उसने उस खूबसूरत कबीले के नेता को बेरहमी से ठुकरा दिया और कबीले के नेता ने क्रोधित होकर उसका पीछा किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। अर्न्यू घबराकर भागा और अचानक उस बड़े कबीले के पास पहुंच गया जिसने उस खूबसूरत महिला को पकड़ लिया था। खूबसूरत महिला आराम से अपना हार पहन रही थी। अर्न्यू ने चुपचाप उसे बाहर निकाला। उसने उसे अपने वीरतापूर्ण बचाव के बारे में बताया। उसने सोचा था कि वह उसके प्यार से प्रभावित होगी, लेकिन वह वास्तव में अपने वर्तमान कबीले से प्यार करती थी। वह ज्यादा समृद्ध था और उसके पास पर्याप्त भोजन था। अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसने जोर से अर्न्यू की उपस्थिति का पता दिया। अर्न्यू के पास मुड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में उसकी बेटी और बेटा उसका पीछा कर रहे थे। फिर उसका सामना पलायन कर रहे मूल कबीले से हुआ। अर्न्यू ने अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया और एक चट्टान से गिर गया। मरने से पहले उसे एहसास हुआ कि भूख से मर रही एक आदिम जनजाति में उसका प्यार और उसका व्यक्तित्व